दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में उन खबरों को निकाल के लाया हूं जो फिलहाल अभी आपके या आम जनमानस के थोड़ी कोसों दूर है, क्योंकि जो खबर दिन भर चलती रहती है उन खबरों का भी हम विश्लेषण करते हैं, लेकिन कभी कभी उन खबरों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ता है जो कल खबर बन सके। आज हमने कोशिश की है कुछ ऐसे अहम मुद्दे का विश्लेषण किया जाए कि कल वो आम जनमानस के बीच में दूसरे टीवी चैनल के लिए खबर बन सके। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हर घर परिवार पार्टी में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता आया है, और जब कोई संस्था, कोई एसोसिएट्स, कोई पार्टी अपने बड़े बुजुर्गों को एक सम्मान देने के लिए उनको एक ऐसी जगह बैठा दे कि नहीं, अब आपको काम या धाम कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्गदर्शन देना है और आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे, आपका अनुभव ही हमारी प्रेरणा है, उसको देख के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए अब आप हमें सिर्फ मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा लगता है किसी बड़े बुजुर्गों को सही जगह बैठा करके, लेकिन हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसके पीछे आपकी जो मापदंड हो, जो भी नियत हो या जो नियति हो, कल आप भी उस स्थान पर बैठेंगे और आपकी नई जनरेशन आपको उसी स्थान पर बैठा के उसी प्रेरणा की याद दिलाएगी कि अब आप मुझे मार्गदर्शन दें, हम आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो या पार्टी हो। इसका हम विश्लेषण करेंगे कि हम किस समाचार से इसको जोड़ना चाह रहे हैं, किन खबरों से इसको जोड़ना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज राज्यसभा में एक हंगामा हो गया। अमिताभ बच्चन यानी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक का नाम लेकर के कोई भड़क जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन भड़का भी कौन? उनकी खुद की पत्नी जया बच्चन। क्या हकीकत है, क्या हालात है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों एक बार फिर निवेदन, गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं खबर की अहम विश्लेषण की तरफ। खबर क्या है और कल खबर ही कैसे बनेगी। दोस्तों, अब सीधे हम बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया था। हर घर परिवार में होता है, बड़े बुजुर्गों को स्थान दिया जाता है। ऐसे ही स्थान की मंशा आज के गृह मंत्री और आज से एक दशक पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह के जहन में आई थी कि अगर हमें नई जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो जो हमारी पुरानी जनरेशन के लोग हैं उनको मार्गदर्शन लेने के लिए उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, और उसके लिए एक समिति गठित करना शायद ठीक नहीं था। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जहां पे उनको रिस्पेक्ट, सम्मान मिल सके और उनका मार्गदर्शन पार्टी ले सके। उसका नाम रखा गया था मार्गदर्शन मंडल। काफी तीखा टिप्पणी हुई थी कि जिन लोगों को राजनीति से हटाना है उनको वहां बैठा दीजिए, और सबसे बड़ी बात वो थी कि नरेंद्र मोदी जी उस टाइम प्रधानमंत्री बन चुके थे हिंदुस्तान के, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, ऐसे लोग उस मंडपम को सुशोभित कर रहे थे। ऐसा कहा गया कि आडवाणी जी को भी उस मंडपम में रख करके भविष्य की राजनीति का पूर्ण विराम लगा दिया गया। खैर, ये पार्टी के अपने फैसले होते हैं
और पार्टी इस पर बहुत सोच विचार करके अपने बड़े बुजुर्गों या बड़े साथियों का उनका इंटरनल मैटर होता है, इस पर किसी को टीका कपड़ी करने का, टिप्पणी करने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का आया कि ये जो बुजुर्गों को सम्मान देने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, इसमें इसका भविष्य क्या होगा। अब इतने लोगों को उसमें सम्मान सहित बैठा दिया गया, लेकिन सिर्फ इतने ही लोग ही तो वहां पे नहीं बैठ सकते थे। आज नहीं तो कल बहुत सारे जो उस समय जिनकी 10 साल 15 साल एज कम थी, वक्त बीतता गया और एक दशक भी बीत गया, तो बैठाने वाले लोगों का भी अब नंबर वहां तक पहुंच रहा है। और खोज इस बात की है कि इस मार्गदर्शक मंडल के अंदर अब कौन से चेहरे होंगे। चर्चा तेज हो गई कि क्या मार्गदर्शक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लोग अब वापस आएंगे। अब इसमें हुआ क्या, कुछ दिनों पहले एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री और एक दशक पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने ऐलान किया कि 2029 में जो चुनाव होगा उसमें भी नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे। बड़ी लंबी कवायद है। अब जब आप खुद ही कोई संविधान, कोई वसूल, कोई नियम कानून बनाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। जब ये चुनाव हुआ लोकसभा का, 28वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम आया, उस बीच में एक खबर सुर्खियों में बनी कि नरेंद्र भाई मोदी और राजनाथ सिंह को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया है। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उसमें लग रहा है कि सरकार कामयाब नहीं होगी तो इनको जो है मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा और नमस्ते कर दिया जाएगा। देखिए, खबरें निकल सकती हैं, लेकिन हर खबरें सही हो ऐसा नहीं है। लेकिन जो राजनीति के जानकार थे वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी और जो उसके सहयोगी हैं उनके समर्थन से सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं था। खबर फैलाना और खबर सही अपने स्तर तक पहुंचना दोनों फर्क है। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, कोई शक शुबा नहीं थी। आगे क्या हुआ, अब मार्गदर्शक मंडल का जो ख्वाब लोग संजो रहे थे वो पूरा नहीं हुआ और सबसे जगह उसमें आग में घी का काम किया अमित भाई शाह की रैली का वो संवाद, जिसमें उन्होंने 2029 में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया। तो सवाल तो लाजमी था, सवाल तो उठना ही था कि भाई उस मार्गदर्शक मंडल का क्या होगा जिसके नियम आप नहीं बनाए थे। 75 अगर आज ये नहीं तो उसमें वो क्यों। अब सवाल सुर्खियों में खबर बनने लगी। अब एक दायरा देखें कि आज की डेट में जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी उम्र 71 वर्ष प्लस में चल रही है। नरेंद्र भाई मोदी 73 प्लस में चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह भी उनके बराबर 74 प्लस में आ गए हैं। नीतीश कुमार चूंकि पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए उनकी बात कर ले, 73 प्लस में आ गए हैं। इसी तरह अगर पहले देखें सुमित्रा महाजन, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, ये सारे लोग पहले भी इस मंडप में आ चुके हैं जो मंडप बनाया गया है। तो अब सवाल उठने लगा कि दो ऐसे लोग हैं जो इस मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन शोभा बढ़ाने का शौक लोगों को नहीं है। इसका मतलब है कि जो उनका राजनीतिक जीवन है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
टाटा बाय बाय। और सीधी सी बात है, सबसे बड़ी चिंता जो लोगों को है कि क्या 75 साल पूरे होने के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी इस मार्गदर्शन मंडल में शामिल होंगे। और उसका जवाब देश के गृह मंत्री ने पहले दे दिया, बिग नो। अब सवाल इस बात का है कि मार्गदर्शक मंडल का मतलब क्या रहा। हमारे जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि देखिए, मार्गदर्शक मंडल ये बनाया गया था, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि आपकी 75 एज हो गई आपको तुरंत भेज दिया आप जाइए। सवाल इस बात का है कि अगर आप वृद्ध हो चुके हैं और पार्टी के लिए कोई भागदौड़ या ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं या आम जनमानस को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो पार्टी के लिए आपने वक्त गुजारा है, जो अपने कई दशक आपने पार्टी को लगाए हैं, पार्टी की अब जिम्मेदारी को आपको सम्मान से एक ऐसी जगह बैठाए जहां आपसे मार्गदर्शन लेती रहे और एक सम्मान बना रहे कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आज इस मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, कि उसकी शोभा बढ़ा रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि 75 साल हुआ ने धक्के मार के आपने वहां भेज दिया। अब देखिए, राजनाथ सिंह जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी और राजनाथ सिंह लगभग आसपास ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ तक मेरी अपनी वो है कि शायद सितंबर और जुलाई की इनकी बर्थडे है और ज़्यादा महीनों का फासला नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा ये कहाँ तक हो। लेकिन इसमें जो विश्व सूत्र बता रहे हैं कि गहन मंथन इस पर भी चल रहा है, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ होता है या हर चीज़ों का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ही नहीं करती है। उसका एक पेरेंटल जो है गाइड करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो धरोहर है, जो उसकी फाउंडेशन है, मजबूत हुआ है, उससे बहुत बड़ा हाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। इस बात से इंकार नहीं किया सकता। और यह भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व हर फैसले सीधे तौर पर नहीं ले सकते। उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे फैसलों पर संघ के लोगों को विश्वास में लेना पड़ता है। तो यह मुद्दा इतना आसान भी नहीं है। संघ इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि जो मार्गदर्शक मंडल आपने बनाया है उसके नियमों का पालन होगा या नहीं, और होगा तो कैसे होगा। यानी कि ये बात बहस खत्म नहीं हुई है कि अमित शाह साहब ने एक बयान दे दिया तो बहस खत्म हो गई, बल्कि बहस को उन्होंने जन्म दे दिया है। अभी तक लोगों के दिमाग में ये बात नहीं थी, लेकिन जब ये बात उठी तो संघ के लोगों ने भी एक मंच पर विचार किया है। कुछ दिनों पहले बहुत सीक्रेट मीटिंग के जरिए, क्योंकि ये खबरें बाहर नहीं आती हैं, विशेष सूत्र बताते हैं ऐसा है, तो यानी कि इस पर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रेजेंट पे बात नहीं करती, उसका भविष्य भी तैयार रहता है। अगर अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उसका भविष्य गुजरात में तैयार हो रहा था, और अगर आज गुजरात के से आकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं तो देश का भविष्य भी शायद उत्तर प्रदेश या कहीं और तैयार हो रहा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना पैगाम है। वो हमेशा खाली हाथ नहीं बैठती है, वो भविष्य, भूत भविष्य हर चीज़ पर विचार करती रहती है, क्योंकि उसको सत्ता की लोलुपता नहीं कि सत्ता में आकर उसको लाल बत्ती लेकर कैबिनेट मिनिस्टर बनना है। वो राष्ट्र के लिए समर्पित है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के उसका सहयोग करके उसको सही गाइडलाइन देके सही प्लेटफॉर्म बना रही है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बीच अगर हम देखें तो अब ये जो दौर है, ये दौर कहीं ना कहीं निर्णय का है। और निर्णय पार्टी के पक्ष में क्या है, पार्टी के भविष्य में क्या है, इस पर फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेना होगा। चर्चाएं होती रहेंगी, चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहेगा, सुर्खियां बनती रहेंगी, मीडिया की सुर्खियां बनती रहेंगी, लेकिन होगा वही जिस पर संघ की मोहर होगी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसको समझेगा कि हाँ, हमारे पार्टी के भविष्य के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो राज्यसभा की बात है। दोस्तों, आज राज्यसभा में उसमें हंगामा हो गया जब उपसभापति ने बोलने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद और ब्रांड एम्बेसडर, फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का नाम अनाउंस किया। जैसे ही उपसभापति ने जया अमिताभ बच्चन का नाम लिया, वैसे ही हाहाकार मच गया। अब हाहाकार पक्ष या विपक्ष मचाता तो एक बात समझ में आती। सबसे बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन की अपनी धर्मपत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद ने खुद ही बवाल मचा दिया कि आपने अमिताभ का नाम कैसे ले लिया। अब लोग अचंभे में पड़ गए कि अमिताभ का नाम लेना यह अपराध कहां से हो गया, इसमें भूचाल क्यों आ गया। इस पर सीधे तौर पर जया बच्चन ने कहा कि ड्रामा बंद करिए, आप लोगों ने नया नया ड्रामा शुरू कर दिया है। इस पर विनम्रता से उपराष्ट्रपति या उपसभापति ने कहा कि माननीय सदस्य, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी वही नाम अनाउंस किए जाते हैं जो नाम आप इलेक्शन कमीशन को लिख के देते हो। अगर वहां पे आपका नाम जय अमिताभ बच्चन है तो हम जय अमिताभ बच्चन ही नाम लेंगे। इस पर जया बच्चन थोड़ी शांत हुई और जैसे ही खट्टर साहब का नाम अनाउंस किया गया तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि माननीय उपसभापति महोदय, मनोहर लाल खट्टर जी के नाम के साथ उनकी पत्नी का नाम जोड़ा है। इस पे थोड़ा सा माहौल शांत हुआ और राज्यसभा की कार्रवाई आगे बढ़ गई। दोस्तों, आज बस इतना ही। इस नए समाचार के विश्लेषण के साथ हम आपके बीच में आए। आपको कैसा लगा, हमें अपने जो मैसेज हैं, जो कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे निवेदन करते हुए हम यहाँ से आपसे विदा लेना चाहेंगे कि आप अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो चैनल को, आपके अपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव कल फिर एक नए समाचार के साथ, नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।